टेस्ट कब स्टार्ट करूँगा? चलो तो फिर बिगिन करते हैं आज की क्लास को। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक। इसमें कहीं पर भी कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। और 10th का जो प्रोबेबिलिटी वो तो कुछ ज़्यादा ही आसान है, ठीक है। तो इसको मैं यही कंसीडर करके चलता हूँ कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं मालूम है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी वो आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। और एकदम बेसिक्स से मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में जो सबसे पहला वर्ड आप लोग को समझना चाहिए, दैट वर्ड इज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन मैं बतलाता हूँ आपको कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मीन्स एनी वर्क is called experiment, ठीक है। एकदम आराम आराम से देखना और कहीं कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई परेशानी नहीं। एनी वर्क इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। कोई भी काम जो आप करोगे उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है। नंबर वन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। एंड नंबर टू, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। थोड़ा समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या अलग है इन दोनों में, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स से इसको आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ, धीरे धीरे देखना। सपोज करो कि एक कोई बच्चा है, प्यारा सा हंसता हुआ। इस बच्चे के हाथ में ना एक पत्थर है। एकदम ध्यान से सोचना, इस बच्चे के हाथ में क्या है? एक पत्थर। इसके हाथ यहाँ एक पत्थर। इस पत्थर को ये ऐसे ऊपर की तरफ हवा में उछाल देता है। तो पत्थर कुछ देर तक तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में ग्रेविटी ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगा, खींच के पत्थर यहाँ जमीन पर गिर जाएगा। क्या यहाँ तक का ये नेचुरल प्रोसेस सबको समझ में आया कि हाँ नेचुरली ऐसा ही होना चाहिए? हाँ सर। ओके। तो एक बार तो बेटा ठीक है, पत्थर क्या है कि गिर गया, मेरे को भी समझ में आया कि अच्छा हाँ ठीक है, पहली बार बच्चे ने कोशिश करा तो पत्थर गिर गया होगा। सपोज करूं ये बच्चा आया, इस पत्थर को फिर उठाया अपने हाथ में और सेकेंड टाइम वापस से इसने यहाँ से इसको लॉन्च कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जरा बताओ मेरे को सेकेंड टाइम क्या होगा? सेकेंड टाइम वापस से ऐसे घूम के आके नीचे गिर जाएगा या ऊपर चला जाएगा पत्थर एकदम ऐसे यहाँ कहीं पे? सर नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा। अच्छा चलो, सेकेंड टाइम पे हो सकता है कि फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गया होगा। अब एक काम करते हैं, बच्चे को ना थर्ड टाइम बोलते हैं कि बेटा तुम पत्थर उठाओ। और बच्चा थर्ड टाइम पत्थर उठा के और ऊपर फेंक रहा है। इस बार तो यार पक्का पत्थर यहाँ चला गया होगा, इस बार तो नीचे नहीं जाएगा शायद। दोनों हो सकता सर है। नीचे तो आएगा ही। नीचे आएगा ही? हाँ। अच्छा, यार नीचे तो आना ही पड़ेगा ना, ऐसे नीचे कैसे? आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि मतलब ये ऊपर चला जाएगा? तो उठते थोड़े ना रहेगा सर, कभी ना कभी तो ऐसा नीचे हाँ आएगा। हो सकता है। अस्मित कह रहा है कि हो सकता है। अस्मित कैसे, क्या करेंगे? पत्थर में च्यवनप्राश लगा के ऊपर उछाल देंगे? थोड़ा शक्ति रहेगा तो ऊपर फ्लोट करता रहेगा वो। बच्चों बताओ, क्या चौथे बार में भी ऊपर अटक जाएगा पत्थर? मतलब नहीं यहाँ सर। कहीं पे गिर जाएगा? गिर जाएगा हर बार पक्का? हाँ सर। ऐसा मैं अगर 500 बार भी करूं तो भी गिरेगा ही हर बार? 500 बार में भी गिर जाएगा? यस। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अलग बात करते हैं। ये तो हो गया चलो एक सिनेरियो, इस पे मैं दोबारा आऊंगा भी थोड़ी देर में। आप लोगों ने कहा है कि 500 बार भी अगर मैं इस सेम चीज को रिपीट करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर बार पत्थर नीचे गिरेगा। 500 टाइम पे भी नीचे गिरेगा, 501 बार में भी नीचे गिरेगा, 1000 बार में भी नीचे गिरेगा, ऐसा आप लोग का कहना है। और मैं सहमत हूं आप लोग के साथ में, यस ग्रेविटी विल एक्ट और पत्थर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पे लेट अस टॉक अबाउट सम अदर सिचुएशन, ठीक है। मान लो कि एक ग्लास, अभी मेरे ड्राइंग पे मत जाना, सोचना कि ये फैंसी ग्लास है, चाइना से खरीदा हुआ, ठीक है। इस ग्लास में आधा ग्लास पानी, अभी ये फ्रेश वाटर है, जस्ट अभी अभी एक्वागार्ड से भर के लाया गया, ठीक है। इस पानी में कोई इंसान 1 चम्मच चीनी मिला देता, सपोज करो,
1 चम्मच चीनी है यहाँ रखा हुआ, ये इस पानी में मिला दिया जाता है, घोल दिया जाता है अच्छे से। तो चीनी मिलाने के बाद में पानी जो है वो क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा या मीठा हो जाएगा? सब मीठा हो जाएगा। मीठा। मीठा हो जाएगा, हाँ। और याद रखना कि हमने शुगर मिलाया है, ठीक है। अच्छा, तो पहले बार में आप लोग का कहना है कि मीठा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब ये जो मिलाया हुआ मीठा पानी है मैं इसको ना फेंक देता हूँ, ठीक है। ऐसा सोचो कि ये ग्लास को उलट दिया, उलट के सारा पानी चला गया, अब फिर से फ्रेश पानी भरा यहाँ, फ्रेश एकदम अभी अभी एक्वागार्ड से नया पानी, वापस इसमें चीनी मिला है, तो इस बार तो नमकीन हो जाना चाहिए शायद। नहीं सर, सेकेंड टाइम कर रहे हैं यार, कुछ तो चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा सर। नहीं होगा। इसको भी मान लो कि 500-600 बार यदि करें तो किसी एक बार में जाके तो कुछ अलग होगा, मीठा की जगह नहीं मतलब सर। तीखा नमकीन नहीं। स्टूडेंट्स बाकी लोग नहीं भी सर। सहमत हैं? पक्का? यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो ठीक है, चलो अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। मेन जो चीज मैं समझाना चाह रहा था आप लोग को, मतलब ऐसा है कि इस वाले सिनेरियो में ये जो पत्थर फेंकना है ना, दैट इज एक्सपेरिमेंट, ओके। थ्रोइंग अ स्टोन इन एयर इज एक्सपेरिमेंट, एंड चाहे आप ये वाले एक्सपेरिमेंट को कितने बारी भी कर लो, हर बार जो आपका फाइनल रिजल्ट है, जो आउटकम है, दैट इज फिक्स, कि पत्थर जाएगा पहले हवा में थोड़ी देर के लिए एंड वापस घूम के ग्रेविटी उसको खींच लेगा और पत्थर नीचे आ जाएगा। और इस वाले एक्सपेरिमेंट को चाहे आप 5000 टाइम्स भी अगर रिपीट करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द आउटकम विल बी सेम एवरी टाइम, ठीक है। 5000 बार में भी पत्थर दोबारा नीचे ही आएगा, ठीक है। फिर मान लो कि ये वाला जो सिनेरियो है, इसमें भी आप कितने बार भी फ्रेश पानी भर के 1 चम्मच चीनी उसमें मिलाओ, तो प्रत्येक बार आप यही ऑब्जर्व करोगे कि पानी मीठा ही हो रहा है, चाहे आप चीनी कितने बार भी मिला लो, कितने बार भी फ्रेश पानी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा जो भी एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आपका आउटकम फिक्स होता है, ये एक्सपेरिमेंट को आप कितने बार भी रिपीट करो, इस बात से कोई फर्क ना पड़े, आउटकम इज ऑलवेज फिक्स, तो उस टाइप के आउटकम को हम बोलते हैं साइंटिफिक, मतलब उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। So I'm repeating myself. If there is a experiment which is having fixed outcome, ठीक है, जिसका आउटकम फिक्स रहेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लाल रंग से लिखते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्या पता याद रहेगा आप लोगों को। फिक्स आउटकम, ठीक है। तो जिस किसी भी वर्क का आउटकम फिक्स होता है, या जिस किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम फिक्स होता है, उसको बोला जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। आई होप कि ये बात समझ में आया आप लोग को, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तभी थोड़ा बहुत एग्जांपल में अलग लेता हूँ अब आप लोग के साथ में, थोड़ा इसको समझने का ट्राई करना आप लोग। ये भी पानी, चीनी, आदमी, पत्थर, ये सब हटा देते हैं। अब मान लो कि वापस से बच्चा है, एकदम खुश, शानदार बच्चा, स्पाइक्स करके रखा है, ठीक है, जेल वेल लगा के, और ये कुछ मजेदार काम कर रहा है। इसके हाथ में ना एक सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है इसके हाथ, 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। और ये इसको उछालता है ऊपर की तरफ। अभी क्या है कि ये सिक्का भी ऊपर जाके आएगा तो पक्का नीचे, लेकिन नीचे गिरते समय आपको क्या लगता है कि आउटकम फिक्स है कि आउटकम वेरी कर सकता वेरी से वेरी कर सकते हैं। करेगा। है? वेरी कर सकते हैं। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, यही चीज मुझे आप लोगों का सबसे जबरदस्त लगता है, एकदम खट से पकड़ लेते हैं आप लोग। वेरी गुड। वेरी कर सकता है बेटा, कैसे वेरी कर सकता है, थोड़ा आइडिया दो मेरे को। सर हेड या फिर टेल। यस यस, जब ये नीचे गिरेगा तो ये हो सकता है कि हेड साइड को फेस करके ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे गिर सकता है, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये टेल को ऊपर की तरफ फेस करा के नीचे गिर सकता है। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, कि हेड भी आ सकता है सिक्का उछाल के गिराने के बाद में, और सिक्का उछाल के गिराने के बाद में टेल भी आ सकता है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है, ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो आपका आउटकम है, इसको हम फिक्स आउटकम माने कि अनसर्टेन आउटकम माने? बोलो क्या बोलो? अनसर्टेन आउटकम, यस। अब मान लो कि एक सिनेरियो में और बताता हूँ। मान लो कि यही बच्चा, खुश बच्चा, ठीक है, इस बार भी स्पाइक्स के साथ, ये बच्चा मान लो कि इस बार हाथ में ना डाइस लेके उछाल रहा, डाइस, ठीक है, ये ऐसे उछाल रहा। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एट द एंड, डाइस नीचे गिरने के बाद? तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। क्या बात बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब काफी सारा पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। तो
1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी आ सकता है 6 तक। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम जो है वो आपको पता तो है कि यार या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा, ठीक है। या सपोज करो कि 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा, 6 आया होगा, इसी 6 में से कुछ ना कुछ आया होगा। लेकिन एग्जैक्टली आप एकदम सर्टेनिटी और एकदम श्योरिटी के साथ में ये नहीं बता सकते कि क्या आया होगा। जैसे चीनी और पानी के केस में आंख बंद कर लो, आप अगर आधे नींद में भी रहो तो भी आप क्लियरली बोलोगे सर पानी तो मीठा ही होगा, ठीक है। ये पत्थर ऊपर गया तो पत्थर तो नीचे ही आएगा। तो जो आउटकम था वो फिक्स था और आपको पता भी था। इस केस में क्या है कि जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, कॉइन उछालने वाला या डाइस उछालने वाला, इस केस में आपको ओवरऑल आइडिया तो है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन उनमें से एग्जैक्टली कौन सा आएगा ये आपको 100% सर्टेनिटी के साथ में नहीं पता है। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। ओके, तो इस वाले टाइप के एक्सपेरिमेंट को बेटा जिसमें आउटकम पता तो होता है लेकिन 100% सर्टेनिटी के साथ में नहीं पता होता है कि उनमें से कौन सा आएगा, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि एनी एक्सपेरिमेंट विच हैज मोर देन वन आउटकम, ठीक है, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, मोर देन वन आउटकम, मतलब ये मैं ऐसे ही इनफॉर्मली लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। बाकी मीनिंग तो यही है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि फिक्स आउटकम होगा, एक ही आउटकम होगा, और रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वर्ड और एक्सपेरिमेंट का टाइप आप लोग को समझ में आ गया। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आगे बढ़ें। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, लेट अस नाउ कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस का डेफिनेशन मैं एक बार पहले लिख देता हूँ और उसके बाद आप लोग देखो पढ़ के, अगर रिकलेक्ट हो जाए क्लास 9 से या 8 से तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल outcomes after performing a random experiment is called sample space, ठीक है। कई बार इसको एस से रिप्रेजेंट करता है। देखो, कोई भी जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड तो अब मेरे हिसाब से क्लियर है आप लोगों को कि उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको परफॉर्म करने के बाद में एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल हो, अलग अलग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में जितना अलग अलग पॉसिबल आउटकम्स है, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स के कलेक्शन को हम एक साथ कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस ऑब्वियसली अलग अलग होगा। कोई भी दो डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट का सेम सैंपल स्पेस नहीं होता। क्या यहां तक बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सैंपल स्पेस वर्ड पे मैं दोबारा एक बार आऊंगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पहले एग्जांपल्स देखते हैं, उससे क्या है कि ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिख रखा है सम स्टैंडर्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक नंबर के अंदर में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट का नाम लिख रखा है। जैसे ये वाला है पहला वाला, टॉसिंग अ कॉइन, तो ये अपने आप में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का मेरे को चाहिए सैंपल स्पेस। तो एक सिक्का उछालने पे क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? दो पॉसिबल आउटकम है, क्या क्या है बेटा? हेड्स एंड टेल्स। तो वो सैंपल स्पेस के अंदर में दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड्स या फिर टेल्स। और इसको ना इस तरीके से देखो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है।
और एक और चीज है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, ये ज्यादा और प्रिसाइज अगर अपन बोलना चाहें तो एक वर्ड मेरे को और लगा देना चाहिए, टोटल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू, इसका एक सिंबल होता है, समझना है इस सिंबल को, एन ब्रैकेट के अंदर एस, एन एस, ठीक है। वैसे इसको पढ़ा जाता है कार्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, हालांकि वो सब चीज आप लोग को 11th में मिलेगा, ठीक है। वैसे इसको पढ़ते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्लास 10 में, लेकिन आप लोग क्या पढ़ोगे, इसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम का सिंबल है ये वाला, ठीक है। और ये पहले वाले सिनेरियो में क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो क्या होना चाहिए इसका वैल्यू? 2 2, करेक्ट, 2, क्योंकि 2 आउटकम पॉसिबल है, ठीक है। अब टॉसिंग अ डाइस, तो सेकंड वाले में बेटा ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, डाइस को उछालना, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताइए कि क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है। तो पहले तो सैंपल स्पेस भर लेते हैं, बताओ क्या क्या पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, बाकी लोग बताओ क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बेटा यहाँ से मेरे को बताओ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? 6 6, ठीक है। अब एक बार आओ दोबारा से इन दोनों को देखने के बाद में एक बार और इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो तो क्या डेफिनेशन मैंने लिखवाया था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आफ्टर परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेने के बाद में जो जो पॉसिबल आउटकम्स होगा, जो जो हो सकता है उसको करने के बाद में, उन सारी चीजों के कलेक्शन को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेके आप लोग को दिखाया। अब आप लोग बताओ कि डेफिनेशन 100% क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर हाँ सर। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टैंडर्ड सैंपल स्पीसीज हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। ये आगे क्वेश्चंस करते समय हमारे बहुत काम आएगा, ठीक है, ये हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे पहले मैंने देखा टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन या अ कॉइन, फिर उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। अब सपोज करो कि अगर आप 2 सिक्का उछालते हो तो क्या आप लोग में से कोई बता पाएगा मेरे को कि यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए? H H T T H T T H वेरी गुड, करेक्ट। तो देखो वैसे तो नैना ने बताया है, बट मैं इसको लिखने का ना एक पर्टिकुलर तरीका आप लोग को सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सुन लो। और इसी तरीके से हम 3 कॉइन का, 4 कॉइन का, 5 कॉइन का भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी आप लोग को नहीं आएगा। आपको करना क्या है, देखो आपको सबसे पहले जो एक कॉइन का सैंपल स्पेस है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कॉइन का जो सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस को आप लोग को बेटा 2 रो में लिखना है, एक रो में और फिर एक और रो में, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखोगे आप लिखोगे एच टी और वापस से आप लिखोगे एच टी। अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला रो है उसके एंड में आपको लिखना है एच एच, मतलब एक रो को आपको हेड देना है एंड में, ठीक है, और एक रो को आपको देना है टेल एंड में। तो ऐसा करने पे जो निकल के आएगा, दिस विल बी सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स। और फीलिंग भी आप ले सकते हो कि हाँ भाई पहले सिक्के पे हेड, उसके साथ दूसरे पे भी हेड, पहले सिक्के पे हेड उसके साथ दूसरे पे टेल, फिर पहले सिक्के पे टेल उसके साथ दूसरे पे हेड, और फिर पहले सिक्के पे टेल उसके साथ दूसरे सिक्के पे भी टेल। तो यही 4 पॉसिबिलिटी। और ये चारों पॉसिबिलिटी को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका कि एक का जो सैंपल स्पेस है उसको आप 2 रो में लिखिए, एच टी। पहले रो के एंड में आपको चिपकाना है एच दोनों में, और दूसरे रो के एंड में आपको चिपकाना है टी दोनों में। क्या ये चीज समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कार्डिनैलिटी या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 4, क्वाइट करेक्ट, वेरी गुड। NS इज इक्वल टू 4, ओके। नाउ टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। अब देखो जैसे मैंने आपको 2 का बताया, ठीक है, तो 2 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम 3 का भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स विल बी इक्वल टू, एकदम ध्यान से सुनना, 2 वाले को हम 2 रो में लिखेंगे कंप्लीटली। तो हम पहले लिखेंगे एच एच टी एच एच टी और टी टी। इसको एक बार और लिखेंगे सेम टू सेम, क्या होगा देखो, एच एच फिर टी एच फिर
एच टी और फिर टी टी। फिर मेरे को क्या करना है कि जो ऊपर वाला रो था उसके एंड में, सब के एंड में मैं एच लगा दूंगा। लो भाई, एच 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 और एच, और नीचे वाले में सब में टी लगा दूंगा, टी 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 टी। और ऐसा करके जो मेरे को मिलेगा दैट विल बी सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स। बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। ओके, ऑल राइट। कोई मेरे को बताए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? 8, 8। क्या आप लोग इसी तरीके से 4 कॉइन का लिख पाओगे? 12, 12 तो नहीं बेटा, 8 का डबल हो जाएगा, आई थिंक 16 होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 कॉइन का टॉसिंग का जो सैंपल स्पेस मैंने लिखा, क्या ये बात क्लियर है पूरा का पूरा या नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है सर। क्लियर, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं उसको नोट की तरह लिखाता हूँ, इसलिए मैं एक नहीं 2 इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, पहला नोट, ठीक है, कि टॉसिंग 2 coins together or 2 coins one after the other are same thing। कहने का मतलब कि आप ऐसा करो कि आपके हाथ में ना, सपोज करो कि एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है, आप दोनों सिक्का को एक साथ उछाल दो, साइमल्टेनियसली एक साथ। ठीक है, तो उसको, और या फिर ऐसा करो कि एक आप 5 का सिक्का लेफ्ट हैंड में ले लो और 10 का सिक्का राइट हैंड में ले लो, पहले 5 का सिक्का उछाल दो, उसके बाद 10 का सिक्का उछालो। या ऐसा करो कि 10 का सिक्का पहले उछालो, उसके बाद 5 का सिक्का उछालो। तो ये जो तीनों सिनेरियो है, इन तीनों सिनेरियो को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सेम ही माना जाएगा। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इन तीनों सिनेरियो में यही हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। हमने दोनों सिक्के को साथ में उछाला, या एक सिक्के को पहले उछाला, दूसरे सिक्के को उसके बाद उछाला, इन बातों से इन आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो यही वाला चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, एक बार सब लोग इसको पढ़ लो मन ही मन, और पढ़ के एक बार मेरे को कंफर्म कर दो क्या ये लाइन क्लियर है नोट नंबर 1 का, तो मैं नोट नंबर 2 लिखाऊं। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। नोट नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग नोट है। मतलब एक सिक्का उछालने के बाद में क्या क्या पॉसिबल आउटकम होगा वो, और एक कपल है जिसके पास में एक बच्चा है, उसका क्या क्या आउटकम हो सकता है वो। ठीक है, दीज टू आर क्वाइट सिमिलर टू वन अनदर। ठीक है, और एक सिनेरियो मैं बताता हूँ कि आप 2 सिक्का उछालिए और सोचिए कि एक कपल है, उनके पास में 2 बच्चा है। तो वो 2 बच्चा का जो सैंपल स्पेस है कि वो 2 बच्चा किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो मतलब बॉय बॉय, मतलब बड़ा वाला भी लड़का हो, छोटा वाला भी लड़का हो, बड़ा वाला लड़का हो, छोटा वाला लड़की हो, बड़ा वाला लड़की हो, छोटा वाला लड़का हो, ये बड़ा वाला भी लड़की हो और छोटा वाला भी लड़की। तो दिस सैंपल स्पेस इज वेरी सिमिलर टू सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, अगेन आप 3 सिक्का उछालिए और ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक कपल के पास में 3 चिल्ड्रन, तो 3 सिक्का का सैंपल स्पेस और 3 चिल्ड्रन होने का पॉसिबिलिटीज, ये दोनों बहुत सिमिलर है। और इस पॉसिबिलिटीज को, जो चिल्ड्रन होने का पॉसिबिलिटी है, दैट यू कैन फाइंड आउट वेरी सिंपली बाय जस्ट रिप्लेसिंग हेड बाय बॉयज एंड टेल बाय गर्ल्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन्स। बोलो स्टूडेंट्स, फीलिंग आ रहा है ठीक से कि नहीं आ रहा है इसका? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ, मतलब उसके सैंपल स्पेस को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, बस इस लाइन को आप लोग याद रखना। ठीक है, इफ अ फैमिली हैज 1 or 2 or 3
children, then all the possible outcomes will be similar as outcomes of 1 or 2 or 3 coins. ठीक है, या मैं यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर देता हूं, outcomes of tossing 1 or 2 or 3 coins. ठीक है, full stop. We just have to replace H, that is heads, by B, that is boys, and T, that is tails, by G, that is girls. ये गर्ल. ठीक है, मैं एक बार और पूछता हूँ कि ये सेकंड वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एक बार रिस्पॉन्ड करो. हाँ सर। हाँ ये सर। इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे चल के सवाल में ये यूज होगा. ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा. ठीक है, तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि एक फैमिली के पास में अगर 2 बच्चा है तो उसका सैंपल स्पेस कैसा दिखाई पड़ना चाहिए इसके बेसिस पे? 4 नहीं, 4 तो ठीक है बेटा, क्या क्या उसमें आउटकम होगा ये बताओ. B B G G B G G B बी बी, फिर ठीक है, बी 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 जी जी बी जी जी. ठीक है, एकदम इससे सिमिलर होगा, बस एच की जगह पे आप बी लिखो और टी की जगह पे आप जी लिखो. स्टूडेंट्स मैं एक बार और कंफर्म करना चाहता हूँ, क्लियर है ये वाला लाइन? बताओ हाँ या ना. हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट. अब आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा और नया टाइप का सैंपल स्पेस देखते हैं. ठीक है, हमने कॉइन के केस में पहले 1 कॉइन देखा, फिर 2 कॉइन देखा और फिर 3 कॉइन देखा. डाइस के केस में लेकिन अभी तक हमने बस एक ही डाइस देख रखा है. ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे कि अगर 2 डाइस उछाला जाए जब क्या पॉसिबिलिटी है, जब क्या हो सकता है. ठीक है, तो अभी 5 नंबर पे एक नया एक्सपेरिमेंट में लूंगा. इस बार एक्सपेरिमेंट विल बी टॉसिंग ऑफ 2 डाइस. ठीक है, इसका सैंपल स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है और जो पैटर्न में मैं अभी इसको लिखूंगा ना, ये वाले पैटर्न में ही आप लोग याद रखो तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए. ठीक है, तो सैंपल स्पेस एस एस विल बी इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से सुनना, काफी बड़ा होगा इसमें. पहले वाले डाइस पे बच्चों क्या क्या आ सकता है बताना जरा. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, क्वाइट करेक्ट. सो पहले वाले डाइस पे वी मे गेट 1, वी मे गेट 2, we may get 3, we may get 4, we may get 5 और we may get 6. ठीक है, और पहले वाले पे अगर मैं 1 को एक बार के लिए फिक्स सोच लूं कि भाई चलो पहले पे तो मेरे 1 आ गया, तो इसके साथ दूसरे पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पहले पे 1, ठीक है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है. ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले पे तो 1 आएगा लेकिन दूसरे पे उसके साथ क्या आ जाएगा? 2. पहले पे 1, दूसरे पे 3. पहले पे मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ 1 1 1 और दूसरे पे 4 5 6. तो फर्स्ट वाले डाइस पे 1 को रख के सेकंड वाले पे 1 2 3 4 5 6 ये सब आना पॉसिबल है. तो इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस में ये 6 लोग होगा. बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके,
तो सिमिलरली 2 वाले कॉलम को भी यदि मैं फिलअप करूं तो 2 में भी ऐसा ही 6 पॉसिबल केसेस होना चाहिए, ठीक है। तो 2 वाले में देखो क्या क्या होगा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। सिमिलरली 3 वाले में भी ऐसा ही कुछ पॉसिबल है, 3, 3, 3, 3 एंड वन मोर 3। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 4 के साथ में भी ऐसे ही 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 के साथ में भी सिमिलर 5, 5, 5, 5 और 5, साथ में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर से 6, 6, 6, 6 और 6। और इसके साथ में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ये टोटल आपका सैंपल स्पेस होगा 36 सैंपल स्पेस। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये सैंपल स्पेस पूरा आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया बेटा सैंपल स्पेस। और इसमें और भी कुछ 1-2 ऑब्जर्वेशन है, मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें एक तो ये हो गया कि सैंपल स्पेस में टोटल आपके 36 आउटकम्स होगा, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है, इस सैंपल स्पेस के अंदर में कितना आउटकम होगा, तो आंसर इज 36 आउटकम होगा। मैं नीचे लिख देता हूँ NS इज इक्वल टू 36, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि इसके अंदर में कुछ कुछ पैटर्न फॉलो होता है, उन पैटर्न्स को हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या है वो पैटर्न्स, थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। मैं कुछ अलग कलर ले लेता हूँ, उसके लिए ग्रीन ले लेता हूँ। चलो मैं कुछ लाइंस बना रहा हूँ, आप बस देखो। और इन लाइंस के ऊपर में जो आउटकम्स आ रहे हैं उनका ना कुछ कनेक्शन है, कुछ मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है उनके बीच में। क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा ऑब्जर्व करने का ट्राई करो आप लोग, अगर पॉसिबल है तो। एक पर्टिकुलर लाइन पे जितना आउटकम आ रहा है वो सारा आउटकम में कुछ सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी? सर जैसे सेकंड में 1 2 2 1 है सर, मतलब उसका बताओ। सर हर लाइन का नंबर्स का सम सेम है। परफेक्ट, यस। समझ आ रहा है सबको कि सारे लाइन के ऊपर में जितना लाइन नंबर्स है उनका जो सम है वो सेम है, जो एक लाइन पे सेम लाइन पे लाई कर रहा है। जैसे पहले लाइन पे जो आउटकम पॉसिबल है अपने पास में वो है 1,1, तो 1 + 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आंसर इज 2, ठीक है। तो इस पे तो एक ही पॉसिबिलिटी था, तो ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा लाइन है अपना उसमें 2 आउटकम, एक है 1,2 और दूसरा है 2,1। तो इनमें आप ध्यान से सोचो, तो 1,2 का सम भी कितना होगा 3 और 2,1 का सम भी कितना होगा 3। तो इसमें ये हो गया 3। नेक्स्ट वाले में आप देखो, यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो इस लाइन पे लाइन जितना भी नंबर है भाई उसका सम कितना हो रहा है 4। फिर नेक्स्ट 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। तो सारे का सम कितना हो गया यहाँ पर भी भाई 5, ठीक है। नेक्स्ट वाले में ऑब्जर्व करोगे तो 6, नेक्स्ट वाले में ऑब्जर्व करोगे तो 7, नेक्स्ट वाले पे आओगे तो 8, नेक्स्ट वाले पे आओगे तो 9, और नेक्स्ट वाले पे आओगे तो 10, और नेक्स्ट वाले पे आओगे तो 11, और लास्ट वाले पे जाओगे तो 12, ठीक है। क्या ये पैटर्न सबको ऑब्जर्व हो पाया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इस पैटर्न के तहत मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग से पूछना चाहूंगा, ठीक है। इस सैंपल स्पेस पे बेस्ड थोड़ा सा आप लोग उसको सोचिएगा और सोच के जवाब देने का कोशिश कीजिए। पहला सवाल कि भाई 2 डाइस को उछालने पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना? पहला क्वेश्चन 36। 36, क्वाइट करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज कि जो आउटकम्स हैं उनके अंदर में कैसे इतने आउटकम्स हैं
जिनका सम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस इज 5, ऐसा कितना आउटकम? 4 4। कैसे पता बेटा 4? एक लाइन में आ रहा है। एक लाइन में आ रहा है, और उस लाइन पे भाई 5 वाला मैं पूछ रहा था, तो एक आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है और 4 आदमी, गिनती कर लिया, पता चल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर ऑन विच द सम ऑफ द टू फेसेस इज 7? बताओ। 6 6, करेक्ट। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर ऑन विच द सम ऑफ द टू फेसेस इज 10? 3 तो आप यदि इस पैटर्न में, जैसा मैंने चार्ट टाइप यहाँ पे बना रखा है, इस पैटर्न में अगर आप इसको याद रख पाते हो तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बहुत जल्दी जल्दी और बहुत आराम से कर पाओगे। और अगर इसको ऐसे याद नहीं रखते हो तो वो सब चीज सोचने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सोच पाओगे, लेकिन वहां गलती हो सकती है। तो आप लोग को इस पैटर्न का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि क्यों ये पैटर्न हम लोग को ऐसे याद रखना जरूरी है? रिस्पॉन्ड करा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसके अंदर बच्चों कुछ स्पेशल मेंबर्स हैं, उनको मैं पहले भी हाईलाइट करूंगा, और हाईलाइट करने के बाद में मैं उनका नाम आपको बताऊंगा। मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आई होप कि दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ सर। ओके, तो ये जो बेटा सेम सेम नंबर आने वाला सिनेरियो है ना दोनों फेस पे, इसको बोला जाता है डबलेट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया बात बता रहा हूँ आप लोग को। ये नया बात है कि 1 1, या सपोज करो कि 2 2, या सपोज करो कि 3 3, या सपोज करो कि 4 4, या सपोज करो कि 5 5, या सपोज करो कि 6 6, इस वाले नंबर्स को हम कहते हैं डबलेट। ठीक है, DOUBLE, डबलेट, इसको बोला जाता है डबलेट। क्या ये वर्ड याद रहेगा आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टॉसिंग ऑफ 2 डाइस। ठीक है, यहाँ पे 2 डाइस को टॉस करने वाला सारा का सारा कार्यक्रम होता है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ से आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वैसे फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का आई डोंट नो कि एप्लीकेशन कुछ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों को बता दूं, फिर हम लोग कार्ड्स का सैंपल स्पेस देखेंगे एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ओके, अभी फॉर्मूला क्या है वो थोड़ा सा समझना। एक फॉर्मूला है, ये वाला चीज यहाँ एंड हो जाता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, दैट इज समथिंग न्यू। ठीक है, नोट। नोट में क्या है कि इन केस ऑफ डाइस एंड कॉइन, बस कॉइन और डाइस में ही ये चीज का यूज है, बाकी जगह पे नहीं है इसका यूज इतना। हाँ, डाइस और कॉइन के केस में, इन केस ऑफ डाइस एंड कॉइन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स is always equal to face to the power through। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज ऑलवेज इक्वल टू फेस टू द पावर थ्रू। अब भाई इसका क्या मतलब है, मैं वो थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। आप याद करो कि एक कॉइन के अंदर में फेस कितना होता है? 2 फेसेस, हेड होता है या फिर टेल होता है। तो एक कॉइन को उछालते समय आप रिकॉल करो कि सैंपल स्पेस में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम था वो था कितना था? 2 ही तो था, हेड या टेल। बोलो स्टूडेंट्स, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? हाँ सर। ओके, 2 कॉइन को यदि बेटा मैं उछालूं तो क्या है कि अभी भी फेस तो 2 ही होगा, मैं उछाल कितने बार रहा हूं? 2 बार, है ना। तो इस बार आप रिकॉल करो कि सैंपल स्पेस में कितना आदमी आना चाहिए। फेस है 2, उछाल भी रहे हैं 2 बार, तो होना चाहिए 4। और अगर प्रैक्टिकली हम रिकॉल करें तो हाँ भाई 4 तो होता था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। बोलो स्टूडेंट्स, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? हाँ सर। ओके, 3 कॉइन अगर बेटा उछाला जाए, 3 कॉइन, तो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, अब आउटकम क्या होगा एग्जैक्टली उसके लिए तो आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, मतलब उसमें कितना आउटकम होगा, वो हम लोग ऐसे ही बिना सैंपल स्पेस लिखे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस बार क्या हो जाना चाहिए कि भैया फेस तो है 2 और उछालेंगे कितने बार? 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 8, है ना। सिमिलरली सोचो कि यदि 4 कॉइन का सैंपल स्पेस चाहिए
तो 4 कॉइन को उछालने का मतलब क्या है कि एक कॉइन को 4 बार उछाल दो, बात तो एक ही हो। तो मैंने नोट में लिखवाया था कि 2 कॉइन को एक बार उछालो, ये एक कॉइन को 2 बार उछालो, ये दोनों प्रोबेबिलिटी में तो हम सेम ही ट्रीट करेंगे। तो 4 कॉइन को अगर मैं उछालना चाह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, तो 4 कॉइन को यदि मैं उछालना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि एक कॉइन को 4 बार उछालो, वो तो प्रोबेबिलिटी में सेम ही ट्रीट होगा। तो यदि एक कॉइन को आप 4 बार उछालते हो तो उसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको कितना हो जाएगा? NS 2 to the power 4. 2 to the power 4, वेरी गुड बेटा, और उसका 16. वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। सो आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मूला? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, नाउ लेट अस शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स डाइस। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट डाइस। ठीक है, एक डाइस के अंदर में कैन यू ऑल टेल मी कि कितना फेस होता है? 6. देयर आर 6 फेसेस, करेक्ट करेक्ट। तो यदि बेटा एक डाइस हम उछालें, सिर्फ एक डाइस उछालें, ठीक है, तो एक डाइस के टाइम पे जो सैंपल स्पेस होगा हमारा वो कितना होना चाहिए? 6 के पावर में 1 विच इज इक्वल टू 6, मतलब फेस टू द पावर थ्रू। ये 6 फेस होता है और एक बार उछाल रहे हो, तो 6 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू कितना रहेगा? 6। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। हाँ सर. ओके, नाउ टेल मी अबाउट 2 डाइस। 6 to the power 2. Yes, NS is equal to 6 to the power 2, which is equal to कितना आना चाहिए? 36. 36, और आया भी है, हमने ऊपर अभी भी देखा। ठीक है, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला 3 डाइस। ये 3 डाइस यदि अपने को उछालना हो तो इसमें कितना होगा? 6 to the power 3. 216. 216, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली लिखने का ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा सवाल एग्जाम में जरूर आ सकता है कि अगर 3 डाइस उछाला जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, या इसके सैंपल स्पेस में कितना आउटकम होगा। तो वहां अपने को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ भाई ठीक है, चलो 216 आउटकम होता है। कैसे आता है? फेस टू द पावर थ्रू से आता है। लेकिन आई एम रिपीटिंग वन थिंग कि डू रिमेंबर दीज कैन बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ डाइस एंड कॉइन। इसको कहीं और यूज मत करना, बस डाइस और कॉइन में यूज करना। क्या ये क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर. ओके ऑल राइट, तो आई थिंक कि अब ये डाइस वाला सारा का सारा खेल जो है वो अपना हो गया है खत्म। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही स्टैंडर्ड सैंपल स्पेस है जो अपने को बार बार दरकार पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ठीक है, इस बार जो एक्सपेरिमेंट है अपना वो क्या है, देखो 6 नंबर पे, टेकिंग आउट 1 कार्ड फ्रॉम a pack of 52 कार्ड्स। ऐसा सोचो कि 52 वेल शफल्ड कार्ड्स का एक पैक है। कार्ड मतलब समझते हो ताश, ठीक है, उसमें से एक पत्ता आपको निकालना है। इसमें टोटल आउटकम क्या होगा और आउटकम क्या क्या हो सकता है, उस चीज पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है, इसके बारे में पूरा प्रॉपर जानकारी अपने को होना चाहिए, बहुत सारे सवालों में काम में आएगा। तो ताश के बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? हाँ सर. वेरी गुड। तो टोटल कार्ड्स बेटा पहले कितना होता है, पहले तो ये बताओ ताश के अंदर? 52. इस 52 कार्ड्स में 2 कार्ड जोकर होते हैं, सही बोल रहा हूँ? नहीं सर. वो अलग से होता है। हाँ नहीं, पिछले बार जब मैं खेल रहा था तो यार जोकर इंक्लूडेड था इसके अंदर। ये अलग से होता है, क्या होता है? सर अलग से. फ्रॉड हो गया। फ्रॉड मेरे साथ नहीं हुआ बेटा, पता चल रहा है कि कौन कौन ठीक है ताश खेलता है। बढ़िया, ठीक है, मेरे को पता है कि 2 जोकर अलग से रहेगा। चलो, तो 52 कार्ड्स के कॉम्पोजिशन पे अपन अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई इसमें एक्चुअली होता क्या क्या। तो इसमें क्या होता है कि 4 स्पेसिफिक टाइप का कार्ड अपने को दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर लाइन से लिख देता हूँ। तो 4 स्पेसिफिक टाइप में, पहले अंग्रेजी में नाम लिखता हूँ फिर हिंदी में मतलब समझा दूंगा कि किसका क्या मतलब है। एक टाइप होगा बेटा क्लब कहते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप होगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। नेक्स्ट टाइप होगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डायमंड।
और लास्ट टाइप जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है हर्ट। ठीक है, मैं इनका थोड़ा सा शेप आपको रिकॉल करा देता हूँ, उससे हिंदी नाम आप लोग को याद आ जाए। क्लब ऐसा दिखाई पड़ता है, ये रुको एक काम करते हैं, इसको इसके एक्चुअल कलर से बना देते हैं। क्लब ऐसा दिखाई पड़ता है, क्लब के जो कार्ड्स होते हैं उनपे ये वाला सिंबल रहता है। ठीक है, स्पेड वाले पे ये वाला सिंबल रहता है। ठीक है, डायमंड वाले पे ये सिंबल रहता है और हर्ट वाले पे ये सिंबल रहता है। चलो अब हिंदी वाला नाम बताओ आप लोग कि किसका क्या नाम है। क्लब को क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी, एकदम सही बेटा, चिड़ी। और स्पेड को क्या बोलते हैं? कालापान। डायमंड को क्या बोलते हैं? ईंट भी बोलते हैं, टिकड़ी भी बोलते हैं कुछ लोग, ईंट भी बोलते हैं, सही है। और हर्ट क्या हो गया? लालपान। क्लब का टोटल कार्ड कितना होगा? 13। 13। स्पेड का कितना होगा? 13। डायमंड का कितना होगा? 13। और हर्ट का भी कितना होगा? 13। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोला हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब बेटा ये 13 पत्ते में भी कुछ डिनोमिनेशंस होता है। ठीक है, वो डिनोमिनेशंस में एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक कार्ड होता है एस, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ अभी, एस। एस के बाद एक कार्ड होता है किंग, फिर एक कार्ड होता है क्वीन, फिर एक कार्ड होता है जैक, फिर है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बस। अभी काउंटिंग करो, 13 हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अभी इनके अंदर में देखो, ये 13 पत्ता हो गया, पहला बात तो ये। और दूसरा बात कि इनके अंदर में कुछ स्पेशल कार्ड्स, मैं उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइक किंग, क्वीन एंड जैक। इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड्स। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर में फेस बनाया हुआ होता है, तो इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनके ऊपर में फेस बनाया हुआ होता है, इसीलिए इनको कहते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, तो क्या आप लोग को कार्ड्स का पूरा कॉम्पोजिशन समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसके बेसिस पे बेटा मेरे मन में बहुत सारा सवाल है, मैं एक एक करके पूछना चाहूंगा आप लोग से, आप लोग मेरे को जवाब देना। और जिनको जिनको ये वाला सारा सवाल का जवाब क्लियर होगा वही लोग को प्रोबेबिलिटी में आगे मजा आएगा, और नहीं तो बहुत दुख हो सकता है आप लोग को। ठीक है, सो ट्राई टू थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। सबसे पहले, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन टोटल? 52 डिफरेंट कार्ड्स। तो अगर मैं पूछूं कि भाई टेकिंग आउट वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इसका टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 52। ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, उसका वैल्यू तो 52 होना चाहिए। तो भाई इन सारे में से कोई भी कार्ड निकल सकता है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना का हो गया? 52 का। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब आंसर कर। इस 52 कार्ड्स में से कितना कार्ड ब्लैक है? 26। 26. हाउ मेनी कार्ड्स आर रेड? 26। ओके, हाउ मेनी कार्ड्स आर किंग? 4। 13 या 4? 4. हाउ मेनी कार्ड्स आर चिड़ी यानी कि क्लब? 13। वेरी गुड। हाउ मेनी कार्ड्स आर क्वीन? 4। 4. हाउ मेनी कार्ड्स आर रेड क्वीन? 2। 1 वाले बच्चे कौन है मेरे को वो बताओ। 1 या 2? 2। ठीक है। हाउ मेनी कार्ड्स आर क्वीन ऑफ डायमंड? 1. किंग ऑफ स्पेड? 1. एस ऑफ हर्ट? 1. हाउ मेनी आर हर्ट ऑफ डायमंड? 13. Not possible. 0. Not possible. आदमी लोग भावनाओं में बह जाते हैं।
हार्ट ऑफ डायमंड बेटा पॉसिबल ही नहीं है, हार्ट अलग है डायमंड अलग है। एनीवेज चलो अच्छा लगा, आप लोग ट्राई कर रहे हैं मन से, ये बहुत खुशी का बात है। बताइए फेस कार्ड कितना होगा ऑल टोटल? 12 12। 12 कैन यू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई? सर सर, किंग 3 को क्वीन 4 बार। चार यस चारों मतलब तीनों का 4 क्लब के होता है। पास में भी देयर विल बी 3। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्लब विल हैव 3 फेस कार्ड, स्पेड विल हैव 3 फेस कार्ड, डायमंड विल हैव अगेन 3 फेस कार्ड एंड हार्ट विल हैव अगेन 3 फेस कार्ड। तो कुल मिला के आंसर इज 12। ठीक है। हाउ मेनी कार्ड्स विल बी ब्लैक फेस कार्ड? 8 6 6 की 8? 6 6 करेक्ट। और हाउ मेनी कार्ड्स विल बी रेड फेस कार्ड? 6 How many face cards will spade have? 3। तो इन सारे क्वेश्चंस का आइडिया बेटा एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। और आज मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस कर दिया है पूरा, ठीक है। तो इसके साथ में क्या है कि देखो सैंपल स्पेस जितना भी स्टैंडर्ड हम लोग को याद करना है भविष्य के लिए, वो सारा का सारा हो गया कवर। अब इसके आगे बस कुछ 1-2 और डेफिनेशन है एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, उसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा, 1 या 2 क्लास में कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। मेन यही है कि सारा सैंपल स्पेस और सारा डेफिनेशन आप लोग को प्रॉपर्ली ढंग से पता होना चाहिए। क्या आज का सारा सैंपल स्पेस का एक्सप्लेनेशन क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो आज के क्लास को फिर यहीं पर अब स्टॉप करेंगे, ठीक है। बाकी इसके आगे अगले क्लास में। चलो आज के लिए इतना ही फिर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। बाय बाय।